हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स में नया चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। बच्चों, पूरे क्रैश कोर्स के नोट्स की PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 समाप्त करा दिया है पूरा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें से एग्जाम में से 3 से 4 नंबर का आपके आएगा। और साथ में ये जो चैप्टर मैं आज शुरू कराने जा रहा हूं, ये उससे छोटा चैप्टर है, इसमें 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की समरी कवर करेंगे और सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को याद करा देंगे आपको, और समरी भी याद करा देंगे। आप सभी बच्चे अपने साथ में अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, ठीक है, और बोल बोल कर सूत्रों को लिखें। ठीक है, समझ समझ कर सूत्रों को लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सूत्र है बच्चों, गोलीय पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के पृष्ठ केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। जैसे ये गोलीय पृष्ठ है ना, स्फेरिकल सरफेस। अब ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका छोटा सा भाग, जैसे ये छोटा सा भाग लिया हमने DA, ये इस पर अपने केंद्र पर, इस गोले के केंद्र पर हमने पढ़ा था जो कोण बनाता है, यहां पर जो कोण बनाएगा इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा मतलब घन कोण, सॉलिड एंगल। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला जो है, ये इस गोले का कोई छोटा सा भाग, अल्प क्षेत्रफल अवयव, इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको हम घन कोण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है घन कोण d ओमेगा बराबर, d ओमेगा इसलिए लिख रहे हैं, अगर अल्प क्षेत्रफल अवयव का माप रहे हैं तो d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। dA बच्चों इसका जो हमने अल्प क्षेत्रफल अवयव लिया उसका क्षेत्रफल है, और अपोन में r स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है बेटा स्टेरेडियन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, अगर पूरे पृष्ठ के लिए कहे, पूरे पृष्ठ के द्वारा, है ना, पूरे गोलीय पृष्ठ के द्वारा घनकोण, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात, यहां से d हटा दो तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों चूंकि A है यहां पर गोले का क्षेत्रफल, और हमने पढ़ा है गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है A इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये जो गोला है इसका अगर हम त्रिज्या r माने तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है A बराबर 4 पाई r स्क्वायर। इसको आप यहां पर पुट कर दें तो घनकोण बन जाएगा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई, और मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो घन कोण का अगर अल्प क्षेत्रफल अवयव के कारण घन कोण निकाल रहे हैं तो सूत्र है d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। अगर पूरे पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर घन कोण निकाल रहे हैं तो d हटा दो, d मतलब अल्प, अल्पांश या डेल्टा कह दो। ठीक है, तो अगर पूरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं d हट जाएगा तो ओमेगा बराबर हो जाएगा A अपॉन r स्क्वायर, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, आप इसको 4 बार लिखिए अपनी रफ कॉपी में। आगे देखिए, सूत्र नंबर 2 है बच्चों वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? अगर हम माने कि ये कोई एक पृष्ठ है, जैसे ये पृष्ठ है बच्चों, ये एक पृष्ठ हो गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये ऐसे मैंने तिरछा सा क्यों बना दिया, इसको इसकी परछाई के रूप में बनाया जाता है। जैसे ये पृष्ठ रख दिया तो इसकी जो परछाई इस पर बोर्ड पर बनेगी उसको बनाया, ऐसे है ये पृष्ठ, तो इसकी परछाई ऐसे बनेगी, तो ये पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पिछले पार्ट में पढ़ाई थी, विद्युत बल रेखाएं, है ना। तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ की रचना करी, इस पृष्ठ के अंदर से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी कुल संख्या, ये विद्युत बल रेखाएं गुजरी, इनकी कुल संख्या ही क्या कहलाती है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से, वो काल्पनिक पृष्ठ गोलाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, उस पृष्ठ से जितनी भी काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। संख्या है ना, जितनी काल्पनिक रेखाएं या पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको बच्चों हम लिखते हैं फाई माने फ्लक्स। अब कौन सा फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स। तो इसको डिनोट किया जाता है फाई ई से, और इसका सूत्र होता है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
क्या फॉर्मूला होता है? फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब डॉट क्यों आया? क्योंकि परिभाषा कह रही है वैद्युत क्षेत्र में इस काल्पनिक पृष्ठ से, जैसे ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसका एरिया मान लो आप ए मतलब इसका परिमाण। अब इसका एरिया वेक्टर इसके लंबवत होगा ऐसे, जैसे ये पृष्ठ है, इसका एरिया आपने ए मान लिया, ये है पृष्ठ। अब इसका एरिया आपने ए मान लिया, ये इसका एरिया हो गया। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो पृष्ठ के लंबवत ऐसे, हमेशा एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, एरिया मतलब क्षेत्रफल, जो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ए है। अब जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, है ना। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो एरिया जैसे ये हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ए के ऊपर देखो एरो का साइन लगाया मैंने, ये एरो का साइन ये बता रहा है एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। और ये जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं ये बताती हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो वैद्युत क्षेत्र ई हो गया और तीव्रता ये हो गई इसकी ई वेक्टर, क्योंकि ये सदिश राशि है। अब परिभाषा कह रही है वैद्युत क्षेत्र में इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली क्या? विद्युत बल रेखाओं की संख्या। संख्या मतलब परिमाण, और परिमाण किसके अंतर्गत आता है? अदिश गुणन के अंतर्गत। इसीलिए हमने ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगाया? डॉट। डॉट मतलब अदिश, अर्थात वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है, ये भी पता चल गया आपको। तो फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर विद्युत बल रेखाएं ऐसे न होकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, मतलब क्षेत्रफल सदिश से थीटा एंगल पर हो, ऐसे देखिए ध्यान से समझो। अगर मान लीजिए जैसे पृष्ठ तो ऐसे ही है बच्चों, ठीक है, मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश तो ये हो गया ए वेक्टर। अब मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं इस टाइप से गुजर रही हैं, ध्यान से देखिए ऐसे, ये विद्युत बल रेखाएं हैं बच्चों, ये इसके अंदर से ऐसे जा रहे हैं, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ई वेक्टर ये है। अगर विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण पर हो तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा। इस डॉट प्रोडक्ट को हटा दो तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कोस थीटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। बात समझ में आ गई? तो वैद्युत फ्लक्स के दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में मतलब लंब कोणीय एकांक सदिश के रूप में मान दिए हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये फॉर्मूला लगेगा। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ये कब लगेगा और ये कब लगेगा। अगर परिमाण के रूप में दिया है, परिमाण मतलब वैल्यू के रूप में दिया है, तो फॉर्मूला फिर फाई ई बराबर ये लगेगा ई ए कोस थीटा। अब यहां पर थीटा क्या है? थीटा है वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ठीक है, ये हो गया बच्चों वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है, अर्थात इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक, एक बात। दूसरी बात बच्चों, वैद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा? तो ये तो सिंपल सी बात है। यहां देखिए ये वाली कंडीशन जो है ये बता रही है अधिकतम वैद्युत फ्लक्स को। कारण क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। यदि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हो, अर्थात इनके बीच का एंगल यहां पर कितना है? एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए, अर्थात वैद्युत फ्लक्स कैसा हो गया यहाँ पर? अधिकतम। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन 1 नंबर में कि किसी भी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होता है? तो आप कहोगे यदि वैद्युत क्षेत्र सदिश और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो, अर्थात क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र सदिश एक दूसरे के समांतर हो, एक ही दिशा में हो, तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? अगर वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? अधिकतम होगा। और शून्य कब होगा? शून्य कब होगा? शून्य जब होगा अगर वैद्युत क्षेत्र सदिश ऐसे है और क्षेत्रफल सदिश ऐसे। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं कहूं ये आपका समतल पृष्ठ है, तो क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे हो गया और वैद्युत बल रेखाएं मान लीजिए ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश ये है और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गई, तो इसके अंदर से एक भी बल रेखा नहीं गुजरी।
जबकि परिभाषा कह रही है कि इस पृष्ठ के अंदर से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब अगर पृष्ठ ऐसे हो गया और बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो इसके अंदर से एक भी बल रेखा नहीं गुजरेंगी। अर्थात सुनिएगा ध्यान से, यदि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत हैं, यदि क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत हैं तो वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, सब बातें बच्चों इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको ये देखो लिख रहा है, इसके नीचे नोट में आपको देखने को मिलेंगी। नोट नंबर 1 है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अभिलंबवत है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अभिलंबवत है अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री पर है। अभिलंबवत का मतलब ये होता है, ध्यान से देखिए, जैसे ये समतल पृष्ठ है और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आई और इसके सामने से ऐसे आ रही हैं सारी। अभिलंबवत मतलब इसके सामने अड़ रहा है ये विद्युत बल रेखाएं और ये ऐसे अड़ गए इनके, तो सारी बल रेखाएं इसके अंदर से होकर जाएंगी। तो यदि समतल पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत है तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, क्योंकि अगर ये पृष्ठ अभिलंबवत हो गया, ठीक है, तो बल रेखाएं इसके अंदर से होकर जाएंगी। और दूसरा, क्षेत्रफल सदिश उसी दिशा में हो जाएगा जिस दिशा में भाई जैसे ये पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश ये हो गया ए। अब एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे, और वैद्युत बल रेखाएं भी कैसे जा रही हैं, ऐसे, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा हो गया, अधिकतम। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत है तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। ये मैं बार बार खींच रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नोट नंबर 2 है बच्चों, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के समांतर है, समांतर मतलब ऐसे, ये समतल पृष्ठ ऐसे ही और बल रेखाएं ऐसे जा रही, तो इसके अंदर से एक भी बल रेखा नहीं गई तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, शून्य, क्योंकि बल रेखा इसके अंदर नहीं जाने की तो वैद्युत बल फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स बताता है इसके अंदर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। मैं अपेक्षा करता हूं ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ कमी है तो मैं इसको एक बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दोबारा समझाऊंगा। आगे देखेंगे बच्चों, गॉस की प्रमेय, इसको मिटाना पड़ेगा। अगला सूत्र है गॉस की प्रमेय, नंबर 3 गॉस की प्रमेय। लीजिए जी, गॉस की प्रमेय क्या कहती है। गॉस की प्रमेय हमेशा याद रखना बंद पृष्ठ के लिए लगती है। ऐसा बंद पृष्ठ जो अपने अंदर आवेश को बांध के रखता है उसके लिए गॉस की प्रमेय अप्लाई होती है। ठीक है, गॉस प्रमेय किसके लिए लगती है, बंद पृष्ठ के लिए या गॉसियन पृष्ठ के लिए। ऐसे ये एक गॉसियन पृष्ठ है, इसने अपने अंदर आवेश को क्या कर रखा है, बांध रखा है, बाउंड सरफेस हो गया है ना, तो इसको हम बोल देंगे क्या, गॉसियन पृष्ठ। ये क्या हो गया, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो ये बात कहता है कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश मतलब Q का कितना 1/ε0 गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या विद्युत फ्लक्स उससे बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 4 बार याद करिए इसको अभी का भी, या इसको ऐसे भी कह देंगे φe बराबर Q का माने गुणा कर दो 1/ε0। ठीक है बच्चों, और मात्रक देखे क्या होगा जाएगा, मात्रक अभी मैं पिछले वाले पॉइंट पर बताना था आपको, φe बराबर EA होता है, इससे मात्रक को निकालिए। E मतलब न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र का, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्या मात्रक बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। या दूसरा मात्रक मैंने अभी आपको बताया था φe बराबर EA, ये सूत्र हो गया, तो मात्रक इससे भी निकाल सकते हैं। ई का एक और सूत्र बताया, एक और मात्रक बताया था इससे पिछले लेक्चर में, वोल्ट पर मीटर, V/D से वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो क्या आ गया बच्चों, वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स के 2 मात्रक आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या दूसरा वोल्ट मीटर। वैसे ये वाला ट्रेंड में चल रहा है, मतलब एमसीक्यूज में ये ज्यादा पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर किस राशि का मात्रक है, तो वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। और गॉस की प्रमेय क्या कहती है भाई, गॉस की प्रमेय किसके लिए लगती है, गॉसियन पृष्ठ के लिए। क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश, परिबद्ध मतलब जितना उसने अपने अंदर आवेश को बांध रखा है, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये अर्थात φe बराबर Q गुना 1/ε0, या ये कह दो φe बराबर
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय का कथन आपके एग्जाम में लिखने को आएगा और आपके याद हो गया होगा। सभी को लिख कर आना है, किसी को नहीं छोड़ के आना। अगला देखेंगे बच्चों, अगर किसी घन की बात करें, है ना, घन के एक फलक का वैद्युत फ्लक्स पूछे, जैसे ये घन है क्यूब। क्यूब होता है बच्चों जिसमें तीन सरफेस आपको आगे चमकेंगे और 3 पीछे, अर्थात टोटल जो है घन में कितने सरफेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ होते हैं किसमें बच्चों, घन में। और मान लीजिए इसके केंद्र पर रखा है Q आवेश। अब कहता है घन के प्रत्येक फलक का वैद्युत फ्लक्स निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे घन ने कुल कितना आवेश बांध रखा है, Q आवेश बांध रखा है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे पहले। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, φE बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स। अगर प्रत्येक फलक का पूछता है, मतलब एक फलक का, तो φE1 कर देंगे इसको, क्योंकि एक फलक के लिए, है ना, कितने फलक होते हैं, 6। तो क्या करोगे, एक फलक के लिए डिवाइड बाई 6, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बताओ समझ में आया क्या। कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक फलक का फ्लक्स Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 से डिवाइड कर दो, छक्का मार दिया, 1 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। आगे देखते हैं बेटा घनत्व। बच्चों अभी मैंने आपको बताया बेटा, आवेश घनत्व जो होते हैं 3 तरह के होंगे। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा होता है बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। और तीसरा होता है बच्चों आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। 3 तरह के होते हैं बच्चों। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा से लिख देते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिख देते हैं, आयतन आवेश घनत्व को रो से लिख देते हैं। रो ऐसे बनेगा, पी है पी, इसका मुंह पतला कर दो, पूंछ लंबी कर दो, ऐसे ये बन गया बच्चों रो। क्या बन गया ये, रो मतलब आवेश आयतन घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। अब ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू होता है Q अपॉन L। अर्थात जैसे कोई चालक तार है, ये एक तार है, ठीक है, कंडक्टर वायर है। अब इसको हमने आवेश दिया Q आवेश, तो वो आवेश इसकी लंबाई पर समान रूप से फैल गया। क्या हुआ, आवेश देने पर इसकी लंबाई पर वो आवेश समान रूप से फैल गया। तो आवेश का रेखीय घनत्व कहता है इसकी प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक जो भी एकांक होता है वो अपोन में आ जाता है। तो प्रति एकांक लंबाई, तो एकांक लंबाई लंबाई भाग में आ गई, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। और इसका मात्रक होता है Q से कूलाम, L से मीटर, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर। ठीक है। अब देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको बच्चों डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है, जैसे ये गोला है, इसको हमने आवेश दिया और वो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया। सॉरी, पृष्ठ पर, अंदर नहीं, अंदर तो आयतन में हो जाएगा, पृष्ठ पर। यहाँ पर आवेश देने पर आवेश, सारा का सारा आवेश कहां पर फैल गया, पृष्ठ पर फैल गया। तो इसे बोलेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या बोलेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और डिनोट करते हैं सिग्मा से। और इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ठीक है। तो किसी गोलीय पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। अब देखिए आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहता है जैसे ये कोई अचालक गोला है और हमने इसको आवेश दिया, और आवेश देने पर ये सारा का सारा आवेश इसके अंदर आयतन में फैल गया। कहां पर फैल गया, आयतन में। तो आवेश का आयतन घनत्व होता है रो इक्वल टू Q अपॉन V। क्या होता है बच्चों, रो इक्वल टू Q अपॉन V। और मात्रक हो जाएगा, अब देखिए, अब डेफिनेशन क्या बनाओगे, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। ठीक है। तो तीनों की डेफिनेशन आप सूत्रों से बना सकते हैं। इससे एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। यहां पर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। यहां पर एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। रेखीय घनत्व लैम्बडा इक्वल टू Q अपॉन L, यूनिट हो जाएगी Q से कूलाम, L से मीटर, कूलाम पर मीटर। यहां पर देखिए Q से कूलाम, A से मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गई कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहां पर देखिए Q से कूलाम, आयतन से मीटर की क्यूब, तो यूनिट बन गई कूलाम पर मीटर की क्यूब। ठीक है बेटे। अब आगे देखेंगे, समरी नंबर 7 है बच्चों,
अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, जैसे ये एक तार है, अनंत लंबाई का वायर है ये, अनंत लंबाई का, और बच्चों कैसा है ये, एक समान रूप से आवेशित है, अर्थात इस पर आवेश समान रूप से फैला है। तो हम मान लेते हैं इस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा है। कितना मान लिया हमने आवेश का रेखीय घनत्व, लैम्बडा, अर्थात इसकी प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्बडा है। तो इस पर, इसके निकट अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें r दूरी पर, तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्यों होता है इसको मैं प्रूव कराऊंगा, आएगा ये इसी पार्ट में, है ना। अभी फिलहाल तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। E बराबर होता है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखिए 8वां सूत्र, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक चादर, बच्चों अचालक और चालक में फर्क ये होता है, जैसे ये अचालक चादर है तो आवेश देने पर वो आवेश इसके अंदर वाले पृष्ठ में फैल जाएगा, और चालक जो होता है उस पर भार फैल जाता है। चालक अचालक, चालक में क्या होगा, भार आवेश पृष्ठ पर बड़ी जल्दी कंडक्टिव होता है, बहुत जल्दी अपने आवेश को पृष्ठ पर फैला लेता है चालक। यह है अचालक, तो अंदर आवेश को वितरित कर देगा, और इसका फॉर्मूला होता है E बराबर, इसके निकट अगर वैद्युत क्षेत्र निकालें, जैसे यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालें, इसके निकट, जैसे प्लेट है, इसके निकट में यहाँ पर, ये अचालक प्लेट है, इसके निकट यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालूं, तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, अपोन में 2 एप्सिलॉन नोट। और जो चालक होती है बच्चों, चालक प्लेट है ना, लघु मोटाई की चालक प्लेट ऐसे, तो इस पर क्या होगा, आवेश कहाँ फैल जाएगा, पृष्ठ पर भार। और इसके निकट अगर हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालें, यहाँ पर बिंदु P पर, तो फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और मात्रक तो हमारे याद है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अचालक के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और चालक के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। एक बात ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर एक क्वेश्चन, इनमें रिलेशन क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि जो अचालक चादर है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र लघु मोटाई की चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र से आधा होता है। यहां पर देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहां पर देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, अर्थात ये इसका आधा है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, अति लघु प्रश्न, एक एक अंक वाले प्रश्न। ठीक है, एक एक अंक वाले, एक अंक वाले प्रश्न। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो जो खोखला गोलाकार चालक है, ये क्या चालक, चालक में अभी बताया था, जब इसको हम आवेश देते हैं तो सारा आवेश कहाँ फैल जाता है, पृष्ठ पर फैल जाता है। तो जब सारा आवेश पृष्ठ पर फैल जाएगा तो अंदर तो वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र चालक गोले के भीतर नहीं होता। पृष्ठ पर कितना होता है, पृष्ठ पर होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो अगर पृष्ठ पर पूछे तो ये, अंदर पूछे तो ये, कहां पर पूछा है, अंदर, तो आंसर ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, शून्य होगा। दूसरा क्वेश्चन है, गॉसियन पृष्ठ क्या है, अभी बताया था, ऐसा पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। आगे देखेंगे, बंद आवेश तथा रेखीय आवेश, बिंदु आवेश और रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ कैसे बदलता है। तो बिंदु आवेश के कारण अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, बिंदु आवेश के कारण अगर बात करें बच्चों, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर, अर्थात E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहें अनंत लंबे तार के निकट, उसका भी बताया था बच्चों, अनंत लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र होता है इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R। इट मीन्स E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो देख लीजिए बच्चों क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, जो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता है, पिछले पार्ट में थी, और इस पार्ट में हमने अनंत लंबे तार के निकट पढ़ा E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट R, अर्थात E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो ये दोनों के सूत्र हो गए। अब देखिए बच्चों, इससे आगे चलेंगे,
इस पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिनमें हम डेरिवेशन करेंगे, गॉस की प्रमेय का सत्यापन करेंगे, ठीक है, अनंत लंबे तार के निकट वैद्युत छेद निकालेंगे, वो हम इससे अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।